तो हेलो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सारे। तो आज का हमारा टॉपिक है डेफिनेट इंटीग्रेशन। ओके, हम इंडेफिनेट इंटीग्रेशन पहले कर चुके थे। तो इंटीग्रेशन में दो पार्ट होते हैं हमारे पास, इंडेफिनेट और डेफिनेट। तो हम आज डेफिनेट करने जा रहे हैं। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमारे पास क्या होता है, जब हम किसी फंक्शन की इंटीग्रेशन करते हैं तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब कि हमारे पास एक अपर लिमिट और लोअर लिमिट होती है। मतलब वी हैव द डेफिनेट इंटरवल कि हमने इसके बिटवीन उस फंक्शन की इंटीग्रेशन करनी है, और इसको बोलते हैं लोअर लिमिट और दिस इज अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट को फंक्शन के हिसाब से हम इवैल्यूएट कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। कि सपोज मैंने fx का स्मॉल fx का इंटीग्रेशन किया, और इंटीग्रेशन करने के बाद मेरे पास सपोज कैपिटल fx प्लस c आ गया, देन मेरे पास अपर लिमिट और लोअर लिमिट को मैं इवैल्यूएट कैसे करूंगा। पहले एक बार अपर लिमिट, फिर एक बार लोअर लिमिट। ओके, फर्स्ट आपने अपर लिमिट पुट करना है, फिर लोअर लिमिट पुट करना है। यहां से c कैंसिल हो जाएगा, तो f ऑफ b माइनस f ऑफ a आ जाएगा। तो इस हिसाब से मैं यहां पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट को इवैल्यूएट करूंगा। मतलब इन द डेफिनेट इंटीग्रेशन आपके पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है वो नहीं आता, वो आपके पास कैंसिल हो जाता है हमारे पास। तो एक बार इंटीग्रेशन करो, फर्स्ट आप अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट को पुट करो, आपके पास इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो इस बंडे में हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें पहले बेसिकली हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट को इवैल्यूएट कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसकी इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे देखिए। यहां पे इसको पहले आई मान लेते हैं, हम इसको रैशनलाइज कर लेते हैं 0 to 1। तो अगर रैशनलाइज करेंगे तो डेफिनेटली हम अगर 1 माइनस एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर तो 1 माइनस एक्स आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर साथ में dx। इसे हम लिख सकते हैं हम 0 to 1 के नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड साथ में dx, और यहाँ पे x के नीचे रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx। ये आ जाएगा आपके पास, और 0 to 1 के बीच में ये आपके पास आ गया। अच्छा, 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आपको पता है इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, दैट इज साइन इनवर्स x। एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट। अच्छा, इसकी इंटीग्रेशन देखा जाए तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी। अगर हम देखें इस फंक्शन का डिफरेंशिएट ऊपर होना चाहिए, है ना, तभी तो हमारा रूल अप्लाई होता है। तो हम क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएट आएगा -2x, तो यहाँ प्लस करके -2 से मल्टीप्लाई और ऐसे 2 से हम डिवाइड कर लेते हैं, तो हमारे पास इस फंक्शन का डिफरेंशिएट ऊपर आ गया, है ना। तो इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा हमारे पास, यहाँ पे हाफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर जाके इसके बाद माइनस हाफ है, माइनस हाफ में एक ऐड और ये हाफ, ये कुछ आ जाएगा। तो हमारे पास फाइनली इसमें लिमिट भी आ जाएगी 0 to 1। ओके, अब साइन इनवर्स 1 जितना होता है, साइन में 1 π/2 पे आता है, और साइन इनवर्स 0 अपना 0 हो गया। इसमें आपके पास एक बार आप यहाँ पे है रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसमें एक बार 0 1 पुट करोगे तो ये आ जाएगा π/2 से, यहाँ पे 1 पुट करने पे 0 आएगा और 0 पुट करने पे 1 आएगा, यानी ये आ जाएगा π/2 माइनस 1। दैट इज योर आंसर टू दिस क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, सबको समझ आएगा। बेसिक आप इसमें आपको इसमें ये सिखाया है कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट को हम इवैल्यूएट कैसे करते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसमें आपके पास। नेक्स्ट आपके पास कह रहा है 0 to π/2 sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर और रूट में 1 प्लस sin 2x dx। ये आपका क्वेश्चन है। अब देखिए, इसको हम पहले आई मान लेते हैं, और इस क्वेश्चन को करने के लिए हम यहां पे इस क्वेश्चन में पहले हमने आई मान लिया। नेक्स्ट देखिए, इसमें वन को लिख लिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये साइन 2x को लिख लिया आपने 2 sin x cos x, और ये आपके पास क्या आ गया, नीचे हमारे पास यहां पे 0 to π/2 sin x प्लस cos x, नीचे हमारे पास sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर आ जाएगा।
तो होल स्क्वायर आ जाएगा, तो रूट से बाहर निकल के एक बचेगा हमारे पास दिस वन, और ये हमारे पास एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ गया sin x प्लस cos x, ओनली ये बचेगा। अच्छा sin x की इंटीग्रेशन क्या होती है, आपको पता है कि sin की इंटीग्रेशन क्या होती है, दैट इज माइनस cos, cos की इंटीग्रेशन होती है sin x, 0 टू पाई बाई 2। तो एक बार आज पाई बाई 2 पुट करो, cos पाई बाई 2 आ गया 0, sin पाई बाई 2 आ गया 1। फिर एक आपने 0 पुट किया, cos 0 आ गया 1, तो -1, और ये 0 में 0 हो गया, तो आंसर आ गया आपके पास 2। सो डेफिनेट इंटीग्रेशन इसकी क्या आ गया आपके पास 2। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपके पास इनडेफिनेट से इजी पड़ेगी, इसमें आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं, और प्रॉपर्टीज की हेल्प से क्वेश्चन करना आसान हो जाता है आपके पास। जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट को इवैल्यूएट करने के लिए हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास है, अगर a टू b fx dx होगा, अगर मुझे अपर लिमिट और लोअर लिमिट को इंटरचेंज करना है, इंटरचेंज करूंगा तो मैं आपके पास बाहर माइनस आ जाएगा, बाहर माइनस आ जाएगा आपके पास। ओके, चेंज ऑफ लिमिट प्रॉपर्टी होगी, जब भी हम चेंज ऑफ लिमिट करेंगे तो आपके पास माइनस आ जाएगा। ओके, सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी में हमारे पास वेरिएबल चेंज, देखिए कैसे, अगर a टू b fx dx है, अगर मैं यहां पे वेरिएबल चेंज कर दूं, मैं x की जगह सपोज मैं t पुट कर देता हूं, वेरिएबल चेंज कर दिया, और फंक्शन सेम है, सारा कुछ सेम है, वेरिएबल चेंज कर दिया, तो आंसर आपके पास सेम आता है। मतलब वेरिएबल के चेंज करने से इफेक्ट नहीं पड़ता, बिकॉज डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमारा आंसर हमेशा कांस्टेंट आता है। वो आपके पास लिमिट पे डिपेंड करता है कि लिमिट क्या है, लिमिट अगर कांस्टेंट है तो आपका आंसर कांस्टेंट ही रहेगा। तो ये वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करता कि वेरिएबल x है कि t है कि y है कि z है, वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करता। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास a टू b fx dx, हम लिमिट को ब्रेक कर सकते हैं, एक डेफिनेट इंटीग्रेशन को हम ब्रेक कर सकते हैं फर्दर में, कैसे, a टू c लाइक में, और c टू d, जितने मर्जी में हम ब्रेक कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। मान लो लास्ट ऐसी सोमन मैंने d से लेके फिर मैं सोमन लेके d से फिर मैं दोबारा मैंने b पे एंड कर दिया, ऐसे मैंने सपोज यहाँ पे 3 में ब्रेक कर दिया, आप 4 में ब्रेक कर सकते हो, 5 में ब्रेक कर सकते हो, 6 में ब्रेक कर सकते हो, बट कंडीशन ये है, जो ये हमारे पास यहाँ पे सेम एंड हियर सेम, एंड द कंडीशन फॉर c एंड d इज कि a लेस देन c लेस देन d लेस देन b, मतलब एक ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप रैंडमली c और d चूज कर सकते हो। जो आप इसमें बीच में ये जो वेरिएबल्स जो भी कांस्टेंट लोगे वो a और b के बिटवीन लाई करने चाहिए, रैंडमली चूज नहीं करेंगे। एग्जांपल ले लेते हैं आपके पास, जैसे 0 टू पाई बाई 2 है आपके पास sin x है, तो आप इसको लिख सकते हो 0 टू पाई बाई 4 sin x, फिर पाई बाई 4 से पाई बाई 2, या फिर पाई बाई 4 से अगर मुझे पाई बाई 6 लिखना है, ओके, पाई बाई 6 तो 30 हो गया हमारे पास, पाई बाई 3 लिख रहे हैं तो हम लिख सकते हैं, है ना, जो पाई बाई 3 लिखा हो 60 डिग्री हो गया। फिर मैं पाई बाई 3 से इसको पाई बाई 2 पे एंड कर सकता हूँ, कोई इफेक्ट नहीं, मतलब मैंने इसको 3 में ब्रेक कर दिया, 2 में ब्रेक कर दिया, कोई इफेक्ट नहीं, आंसर आपका सेम आएगा, आंसर में इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, अब पहली बात है कि ब्रेक क्यों करनी थी, यहां तो हमने ब्रेक करना सिखा दिया, ब्रेक करने से आपके आंसर में इफेक्ट नहीं पड़ता, पर समटाइम मुझे क्वेश्चन में आंसर निकालने के लिए ब्रेक करना ही पड़ता है, बिना ब्रेक किए मेरा आंसर नहीं आता। कि ब्रेक हम इसलिए करते हैं कि हमारे पास एक्चुअली फंक्शन ही चेंज हो जाता है। क्वेश्चन समझाते हैं आपको, जैसे आपके पास 0 टू पाई मॉड में cos x है, ये आपका क्वेश्चन है, इसका मुझे आंसर निकालना है। अब देखिए 0 टू पाई अगर cos x की मैं बात करूं तो cos का ग्राफ कुछ ऐसे होता है, 0 यहाँ पाई बाई 2 पे 0 आता है, यहीं कहीं पाई पे आता है जो -1 आता है, ये मतलब 0 टू पाई के बीच में ग्राफ है। अब इस ग्राफ से ये क्लियर है कि 0 टू पाई बाई 2 के बीच में तो cos पॉजिटिव है, और पाई बाई 2 से लेके पाई के बीच में cos नेगेटिव है, डाउन जा रहा है, ग्राफ की नेगेटिव आ रही है, तो मुझे यहाँ पे क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए ब्रेक करना ही पड़ेगा।
मुझे इस फंक्शन को 0 to π/2 में तो cos पॉजिटिव है तो cos लिखना पड़ेगा। उसके बाद π/2 से π के बीच में, बिकॉज π/2 से π के बीच में cos नेगेटिव है, बट यहाँ पे मॉड है तो मेरा आंसर पॉजिटिव आना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे माइनस cos x आ जाएगा, बिकॉज cos नेगेटिव, एक नेगेटिव और जाएंगे फाइनली पॉजिटिव बन जाएगा। तो हमें इस क्वेश्चन में ब्रेक करना ही पड़ा, बिना ब्रेक किए आपका आंसर बनेगा ही नहीं यहाँ पे। ओके, तो हम इसकी इंटीग्रेशन दे लेते हैं। cos की इंटीग्रेशन होगी माइनस साइन एक्स 0 to π/2, cos की सॉरी साइन एक्स आ गई हमारे पास, और यहाँ पे आ गया हमारे पास, यहाँ भी साइन एक्स आ गया π/2 से π के बीच में, फिर एक बार π/2 उठ किया 1, 0 उठ किया 0, यहाँ पे π उठ किया तो 0, π/2 उठ किया -1। ओके, तो ये आ गया आंसर आपका 2। ओके, तो इसमें हमने इस हिसाब से इसका ब्रेक कर दिया, कि ब्रेक हमको करना पड़ा। नेक्स्ट देख लेते हैं, मतलब मॉड वाले क्वेश्चन में हमेशा आपको ब्रेक करना पड़ेगा कंडीशन के हिसाब से, बाकी लिमिट पे डिपेंड करता है। फिर नॉर्मली हम मॉड वाले क्वेश्चन में ब्रेक करते हैं, बिकॉज हमें पता है मॉड फंक्शन में हमारे पास फंक्शन भी चेंज हो जाता है। जब मॉड आता है तो फंक्शन की प्रॉपर्टी हमारी कंडीशन चेंज होती है। जैसे अब और भी क्वेश्चन से बॉक्स वाले क्वेश्चन है, जैसे हमने ले लिया 0 से लेकर 3 बॉक्स x dx, ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए आपको पता है कि जो बॉक्स फंक्शन होता है उसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये इंटीजर पॉइंट पे फंक्शन चेंज होता है। जैसे हमारे पास देखिए, समझते हैं इसको, 0 से 1 के बीच में तो हमारे पास 0 ही आता है ना, यहां 1 पे आ गया, 0 आ गया। फिर 1 से 2 के बीच में 1 लेगा, ये 2 से लेकर 3 के बीच में जो हमारे पास आएगा, 2 से लेकर 3 के बीच में 2 आएगा, है ना, ऐसा कुछ होगा। मतलब यहां से 0 से लेकर 3 के बीच में। अब इसका मतलब ये है कि इसको हर एक इंटीजर पे ये फंक्शन ब्रेक हो रहा है, क्योंकि जब भी हमारे पास कोई फंक्शन होता है और हम इंटीग्रेशन निकालते हैं तो इंटीग्रेशन उसकी डेफिनेट तभी पॉसिबल है जब वो फंक्शन कंटिन्यूअस हो। अगर फंक्शन ही डिसकंटिन्यूअस हो गया तो हम उसकी वहां पे डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं निकाल सकते। तो पर्टिकुलर लिमिट में जिसमें आप निकाल रहे हो कि उसमें आपका फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। अब 0 से 3 के बीच में ये ग्राफ कंटिन्यूअस नहीं है, बिकॉज ये इंटीजर पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। तो हमको इस क्वेश्चन को करने के लिए 0 से 1 के बीच में जो हमारा पहला आ गया, वो 0 से 1 में ब्रेक करोगे, फिर 1 से लेकर 2 के बीच में ब्रेक करना पड़ेगा आपको, फिर 2 से लेकर 3 के बीच में ब्रेक करना पड़ेगा। अब देखते हैं 0 से 1 के बीच में जो आउटपुट आ रही है, 0 से 1 के बीच में जो y की आउटपुट आ रही है वो 0 आ रही है, तो यहां तो 0 ही आ गया 0 से 1 के बीच में। अच्छा, 1 से 2 के बीच में तो 1 आ गया, तो ये 1 आ जाएगा। 2 से 3 में अगर कुछ भी पुट करेंगे बॉक्स में तो 2 आएगा, तो 2 से 3 के बीच में तो 2 आ गया। ओके, ये तो 0 हो गया। 1 की इंटीग्रेशन होगी x, एक बार अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करोगे तो 1 आ जाएगा। 2 की इंटीग्रेशन होगी 2x, और एक बार अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 1 + 2, आंसर 3 आ जाएगा। ओके, आंसर आ गया 3 आपके पास। देख लीजिए, इस क्वेश्चन को हम ग्राफिकल भी समझ सकते हैं। यहाँ पे ग्राफिकल भी समझने का आइडिया है, क्योंकि जैसे हम जब ग्राफ बनाते हैं तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक और मीनिंग होता है, तो फाइंड द एरिया अंडर एक्स एक्सिस। जो भी हमारे पास एरिया आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, वो एरिया पे फाइंड करना। तो अगर मैं देखूं इस ग्राफ का एरिया क्या आएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस, तो एक ये बन रहा है पोर्शन और एक ये बन रहा है पोर्शन, ये तो 0 ही हो गया हमारे पास। अब 2 रेक्टेंगल बन रहे हैं, इसका एरिया क्या है, लेंथ 1 है ब्रेड्थ 1 है, तो 1 × 1। इसका एरिया लेंथ 1 है ब्रेड्थ 2 है, तो 1 × 2, आंसर आ गया 3। तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं इसका आंसर, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमारे पास जब भी आंसर आता है तो हम इसमें एरिया निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। जैसे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, टू फाइंड द एरिया अंडर कर्व विद रिस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस। तो इस बेस पे हम इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। अब देखिए थोड़ा बॉक्स वाले क्वेश्चन को टिपिकल कर देते हैं। लाइक आपके पास 0 to 1.5 है, बॉक्स में x² है। अब 1.5 और बॉक्स भी चेंज हो गया, बॉक्स में x² आ गया। अब इस क्वेश्चन में करने के लिए देखिए यहां पे कि आपके पास x² है
0 से 1.5 के बीच में कौन कौन सी इंटीजर वैल्यू को ऑप्ट कर रहे हैं। जब आपके पास एक तो 1 ऑप्ट करेगा पहली बात तो, है ना, और अगर मैं x स्क्वायर की वैल्यू 2 लेता हूं तो एक बार x की वैल्यू यहाँ 1 आ जाएगी, यहाँ पे x की √2 आ जाएगी। तो मतलब x की वैल्यू अगर मैं √2 पुट करता हूं तो √2 का स्क्वायर 2, कभी वो इंटीजर आ रही है। 1 पुट करने में 1 का स्क्वायर 1, कभी इंटीजर आ रही है। तो मुझे इस क्वेश्चन को ब्रेक कैसे करना चाहिए, पहले 0 to 1 बॉक्स में x स्क्वायर, फिर 1 से लेके √2 बॉक्स में x स्क्वायर, क्योंकि √2 होता है 1.41 समथिंग, 1.5 तक जाना है तो 1.414 तो पॉसिबल है ही। फिर क्या आ जाएगा, √2 से लेके 1.5 बॉक्स में x स्क्वायर dx। तो ये आ गया आपके पास 0 to 1 के लिए, जो 0 आ जाएगा ये वाला तो 0 ही हो गया सारा। अब ये 1 से लेके √2 के लिए 1 आ जाएगा, 1 की इंटीग्रेशन हम ले लेंगे यहाँ पे 1 dx, और ये √2 से लेके 1.5 में 2 आ जाएगा 2 dx, √2 से लेके 1.5, 1 से लेके √2, ये आ गया। तो यहाँ पे 1 की इंटीग्रेशन x आ गई, एक बार आपके पास अपर लिमिट लोअर लिमिट, 2 की इंटीग्रेशन आ गई 2x, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट। तो ये आ गया √2 माइनस 1, ये 2 बाहर आके 1.5 माइनस √2, एक तरह आ गया हमारे पास √2 माइनस 1, ये 2√2, ये 2 माइनस √2। दिस इज योर आंसर टू दिस क्वेश्चन, 2 माइनस 2। ओके, सबको समझ आ गया होगा कि यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन किस हिसाब से ब्रेक किया है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ले लेते हैं आपके पास, नेक्स्ट आपके पास प्रॉपर्टी है, अगर 0 to a fx dx होगा तो वो आपके पास 0 to a f of a minus x dx के इक्वल होगा। मतलब हम इस हिसाब से इसको ब्रेक कर सकते हैं कि 0 to a fx dx है तो 0 to a f of a minus x dx के इक्वल होगा। अब इस प्रॉपर्टी का हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, लाइक आपके पास 0 to π/2 log tan x के इक्वल दिया होगा ऐसे। मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। अब log tan x से अगर लिमिट ना हो तो बिना लिमिट के इसका इंटीग्रेशन निकालना बहुत टिपिकल हो जाता है। तो अगर लिमिट है तो ये क्वेश्चन बहुत आसान बन जाता है। कैसे? अगर मैं ये प्रॉपर्टी लगाऊं, इसको फर्स्ट कंडीशन मान लिया, अगर ये प्रॉपर्टी लगाए हम इसमें तो हम tan x की जगह tan π/2 माइनस x कर सकते हैं, और tan π/2 माइनस x क्या होता है, cot x होता है। तो इसे कंडीशन नंबर 2 मान लिया। फिर मैंने किया एडिंग 1 and 2, जब 1 और 2 ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2i, और यहाँ पे आ गया 0 to π/2 log ऑफ tan x और log ऑफ cot x dx। ओके, ये आपके पास 2i 0 to π/2, ये आ गया log ऑफ tan x into cot x dx। ये कैंसिल आउट हो गया, log ऑफ 1 आ गया। अच्छा, log ऑफ 1 कितना होता है, 0, i की वैल्यू आ गई 0, तो आपकी इंटीग्रेशन इसका क्या आ जाएगा, 0। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन को फाइंड निकाल सकते हो। ओके, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इस प्रॉपर्टी में। देखिए 0 to π/2 i मान लेते हैं इसको, log ऑफ 2 log sin x माइनस log sin 2x dx। ये आपका क्वेश्चन है। अब देखिए i, इसको पहले लिमिट ब्रेक कर दी 0 to π/2 2 log sin x, फिर ये 0 to π/2 sin 2x को लिख दिया 2 sin x cos x, हाफ एंगल फॉर्मूला यूज कर लिया, ये बच जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप में ये, अच्छा ये मल्टीप्लाई में तो प्लस में चल जाएगा, 2 टाइम 0 to π/2 log sin x dx, 0 to π/2 log 2 dx, फिर माइनस 0 to π/2 log sin x माइनस 0 to π/2 log cos x
dx। इस हिसाब से हमने माइनस में था तो उसको सबको ब्रेक कर लिया हमने लॉग की प्रॉपर्टी लगा के। अब देख लेते हैं क्या बन जाएगा ये। अब 2 टाइम log sin x में से एक log sin x जाएगा तो 0 to पाई बाय 2 log sin x आ जाएगा आपके पास। उसके बाद देखिए और ये हमारे पास माइनस 0 to पाई बाय 2 log 2 dx आ गया। फिर 0 to पाई बाय 2। अच्छा जो ये cos x है इसकी जगह हम अगर रिप्लेस करें log cos ऑफ पाई बाय 2 माइनस x तो log ऑफ sin x आ जाएगा, साथ में dx आ जाएगा। तो ये फर्स्ट और ये लास्ट कैंसिल आउट हो गए तो i की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस log 2 0 to पाई बाय 2 dx। अब ये देखिए कि हमारे पास 1 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी x अपर लिमिट लोअर लिमिट तो आपका i की वैल्यू आ गई माइनस पाई बाय 2 log 2। तो ये आपका इंटीग्रेशन आ गया इस क्वेश्चन का। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसे आप इस प्रॉपर्टी की हेल्प से 0 to a वाली प्रॉपर्टी की हेल्प से आप इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। 0 to पाई 1 प्लस e cos x प्लस 1 dx। ये आपका क्वेश्चन देख लीजिए। तो पहले तो आपने प्रॉपर्टी लगाई यहां पे 0 to पाई आपने x की जगह a माइनस एक्स यानी पाई माइनस एक्स रिप्लेस कर दिया। तो cos ऑफ पाई माइनस एक्स क्या होता है हमारे पास माइनस cos x। तो cos ऑफ माइनस एक्स आ गया प्लस 1 आ गया। इसको हम लिख सकते हैं e cos x 1 प्लस e cos x 0 to पाई dx। ये हमारा बन गया i। अगर तो पहली कंडीशन थी वो भी i और ये भी हमने फर्स्ट सेकंड कंडीशन मान ली। उसके बाद हमने क्या किया एडिंग 1 and 2 हियर, एडिंग 1 and 2। ये क्या बन गया 2i और ये आ गया 0 to पाई। अच्छा दोनों का एलसीएम तो सेम ही है, मतलब नीचे 1 प्लस e cos x तो सेम आएगा आपके पास। यहाँ पे साथ में 1 है, यहाँ पे e cos x तो 1 प्लस e cos x dx। ये कैंसिल आउट हो गया, बच गया 1। तो 1 की इंटीग्रेशन होगी x, एक बार अपर लिमिट लोअर लिमिट तो ये बन जाएगा पाई। तो i की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास पाई बाय 2। तो इस हिसाब से आप इसकी इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हैं बच्चों, है ना। ये आपका क्वेश्चन बन गया। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हमारे पास 0 to पाई cot x हमारे पास ये आ गया बॉक्स में फंक्शन दिया हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पे हम x की जगह पाई माइनस एक्स को रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा cot ऑफ पाई माइनस एक्स dx। तो cot ऑफ पाई माइनस एक्स क्या होता है आपके पास माइनस cot x। तो माइनस cot x आ गया, ये बन गया आपके पास, है ना। ये कंडीशन नंबर 1 और ये कंडीशन नंबर 2। तो ये बन गया 2i, ये 0 to पाई बॉक्स में cot x dx और ये माइनस cot x dx हमारा ये बन जाएगा हमारे पास। अच्छा आप देखिए कि इसकी वैल्यू क्या बनेगी आपके पास। ये dx तो हम बाहर लिख सकते हैं, दोनों ब्रैकेट डाल सकते हैं। अच्छा बॉक्स की एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास कि बॉक्स ऑफ x और बॉक्स ऑफ माइनस एक्स वो -1 के इक्वल आता है फिर इफ x बिलोंग टू इंटीजर। अगर आपके पास x नॉट बिलोंग टू सॉरी ये इंटीजर होगा फिर तो 0 आ जाएगा। अगर यहाँ पे x की जगह हम इंटीजर पुट करेंगे फिर तो एक 1 मान लो 2 पुट किया तो ये 2 आ गया -2 है तो 0 आ जाएगा। अगर x इंटीजर ना हो तो इसका आंसर -1 आता है। आप चेक कर सकते हैं x की जगह 1.5 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे 1.5 पुट किया तो -2 आ जाएगा। तो -2 और 1 मिला के -1 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा -1 0 to पाई बाय 2। -1 की इंटीग्रेशन कितनी होगी आपके पास
माइनस एक्स, एक बार अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो ये आपके पास आ गया 0 to पाई 2i माइनस पाई बाई 2, आई की वैल्यू आ गई माइनस पाई बाई 4। एक मिनट, ये हमारे पास लिमिट थी 0 to पाई थी, यहाँ पे पाई बाई 2 था, पाई था, ये पाई था, तो माइनस पाई आ जाएगा, तो माइनस पाई बाई 2 इज योर आंसर टू दिस क्वेश्चन। बिकॉज यहाँ पे लिमिट में पाई था, मैंने गलती से पाई बाई 2 लिख दिया, तो आपका आंसर आ गया इसका माइनस पाई बाई 2 इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास प्रॉपर्टी ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन, इवन एंड ऑड फंक्शन देखते हैं क्या होती है। अगर माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स होगा तो उसके दो कंडीशन बनती है, एक बार 2 टाइम 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स आ जाएगा if fx is even function। इवन फंक्शन क्या होता है, जिसमें f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स आ जाए, वो इवन फंक्शन होता है। और 0 जब fx हमारे पास क्या होगा, ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन मतलब f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स, ऑड फंक्शन ये होगा हमारे पास। इसको सिंपल समझ सकते हैं, देखिए क्यों ऐसा होता है। अगर आप इवन फंक्शन होगे तो इवन फंक्शन हमारे पास, जैसे कोई भी इवन फंक्शन है तो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। तो अगर मैं यहाँ पे माइनस ए ले लूँ और कोई भी ग्राफ ऐसे बनाऊं जो वाई एक्सिस के लेफ्ट राइट में हमारे पास सिमेट्रिकल हो, मतलब ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन हो। रैंडमली सपोज मैंने ग्राफ ऐसे बना दिया आपका, अब ये वाई एक्सिस के लेफ्ट और राइट में एक जैसे है, यहाँ पे कहीं 0 है, तो अगर मैं इसका एरिया देखूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस तो ये कंप्लीट एरिया आता है। अब यहां से क्लियर दिखता है कि अगर मैं 0 से लेके a तक का एरिया, 0 से लेके a तक का एरिया का ट्वाइस कर दूं, कंप्लीट एरिया आ जाएगा। इसलिए यहां पे ट्वाइस ऑफ 0 टू a आता है। और यहां पे 0 क्यों आ रहा है, बिकॉज ऑड फंक्शन की अगर हम बात करें, जो ऑड फंक्शन का जो ग्राफ आता है वो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में एक जैसा होता है। सपोज कोई भी ग्राफ बना लो, सपोज मैंने ग्राफ ऐसे बना दिया आपका, है ना। अब देखिए एक तो होगा 0 टू माइनस से ये वाला आ जाएगा डाउन और ये अप आ जाएगा। अब एक जो डाउन वाला एरिया होता है वो नेगेटिव में आएगा, बिकॉज एक्सिस के नीचे, और एक पॉजिटिव में। अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, 0। तो इसी वजह से आपका आंसर इसमें 0 आ गया। तो ये आपकी प्रॉपर्टी को समझने का एक आइडिया हो गया आपके लिए। ओके, इस पे क्वेश्चन ले लेते हैं हमारे पास। i इज इक्वल टू माइनस हाफ से लेके हाफ cos x log 1 प्लस x 1 माइनस x dx, ये हमारे पास है। अब इसमें देखिए, इस प्रॉपर्टी को ज्यादा यूज करने के लिए हमेशा आपके पास माइनस a टू a की बात की होगी, तो आपको चल जाएगा मालूम कि आपने ये प्रॉपर्टी ही यूज करनी है। अब cos की बात करें तो हमें पता है कि cos एक इवन फंक्शन है। अच्छा, इसका मुझे देख के नहीं लग रहा आइडिया कि इवन है कि ऑड है, तो मैं यहाँ पे इस फंक्शन के लिए मैं बात कर लेता हूँ। इस फंक्शन को मैं सपोज fx मान के एक बार हम चेक कर लेते हैं कि इवन है कि ऑड है। वैसे एक कराया था, ये फंक्शन ऑड रहता है आपके पास, तो भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। x की जगह माइनस एक्स पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। अगर मैं अब इसको रिवर्स कर दूं तो बाहर पार माइनस 1, और लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि माइनस आगे आ जाता है, तो ये बन जाएगा। तो यहाँ पे f ऑफ माइनस एक्स हमारे पास माइनस ऑफ एफ एक्स के इक्वल आ गया, मतलब कंफर्म हो गया कि ये फंक्शन आपका ऑड है। तो ये एक इवन हो गया, एक ऑड हो गया। अच्छा, आपको पता है इवन इंटू ऑड हमेशा ऑड फंक्शन आता है, तो इसका मतलब ये पूरा मिला के ऑड फंक्शन, ये कंप्लीटली ऑड फंक्शन है।
अच्छा कंप्लीट अगर ऑड फंक्शन है तो माइनस ए टू ए के बीच में इसका इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आएगी 0। सो इसका आंसर आ गया आपका 0। ओके ऐसे हमने देख लेना है कंप्लीटली फंक्शन हमारे पास ऑड है कि इवन है, तो उस प्रॉपर्टी से हमारा ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। -2 से लेकर 0 x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 प्लस 3 है प्लस x प्लस 1 cos x प्लस 1 cos x प्लस 1 साथ में dx। ये आपका क्वेश्चन है, इसका आंसर निकालना है। अब देखिए यहां पे लिमिट ऐसी नहीं लिखी कि आपको देख के मालूम चल रहा है कि माइनस ए से लेकर ए के बीच में, हमें देख के मालूम चल रहा है कि माइनस ए से ए नहीं है, -2 से लेकर 0 के बीच में। तो फिर हम देखते हैं पहले कि हमें क्या दिखता है इसमें, पहले हमें कैसे स्टार्ट किया जाए। अच्छा मुझे ये दिखता है कि यहां से मेरा एक फॉर्मूला बन सकता है कि अगर मैं x क्यूब और 3x स्क्वायर और 3x प्लस 1 और 2 अलग कर लूं और ये बाकी डिटो सेम लिख ले तो हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाता है यहाँ पे, दैट इज x प्लस 1 का होल क्यूब। तो ये आ गया हमारे पास x प्लस 1 का होल क्यूब और ये 2 सिंपल और ये आ गया x प्लस 1 cos x प्लस 1 साथ में dx, ये आ गया i। इसके बाद देखिए आप यहाँ पे अगर मैं x प्लस 1 को t पुट कर दूं तो फिर देखिए पूरे फंक्शन में x प्लस 1 आ रहा है, तो आपके पास dx की वैल्यू क्या आ जाएगी dt। और जब आप ऐसे पुट करते हो तो हमेशा आप याद रखिए कि आपको लिमिट भी चेंज करना है। कैसे? अगर मैं x की लिमिट -2 है तो t की जगह अगर x की जगह -2 पुट करूंगा तो t क्या आ जाएगा -1। अगर x आपके पास 0 है तो t आ जाएगा 1। तो आपकी लिमिट क्या चेंज होगी -1 से 1 के बीच में। और ये क्या बन गया t का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे क्यूब था, t का क्यूब आ गया और ये और ये t cos t और ये dt, ये हमारा फाइनली फंक्शन बन के जा रहा है। अब इस फंक्शन में ये देखिए कि ये तो t क्यूब है, -a से लेकर t क्यूब एक ऑड फंक्शन है, तो इसकी इंटीग्रेशन तो 0 आ जाएगी। अच्छा यहाँ पे देखिए ये इवन है, ये ऑड है, इवन इंटू ऑड क्या होता है ऑड, तो ये भी ऑड फंक्शन हो गया, तो इसकी भी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी 0, बच गया ओनली 2। तो आपके पास क्या बच गया ओनली -1 से 1 के बीच में 2 dt, ये बन गया। तो 2 की इंटीग्रेशन आ गई 2t और एक बार आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 4। इस हिसाब से ये क्वेश्चन आप ये कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। देखिए यहां पे -1 to 1 log x रूट में x स्क्वायर प्लस 1 dx। और बस अगर आपको ये पता है कि -a to a में ये फंक्शन इवन है कि ऑड है, वैसे ये क्वेश्चन कराया था आपको, उसमें इवन और फंक्शन समझाते हुए कि जो ये फंक्शन हम इसको लेके चले, हम अगर हम चेक करें x की जगह -x को रिप्लेस करें, है ना, क्योंकि x की जगह -x को रिप्लेस करने से चेक होता है, मालूम होता है कि हमारा फंक्शन इवन है कि ऑड है। उसको चेक करने का आइडिया यहां से कोई आइडिया नहीं लगा, तो रैशनलाइज करना पड़ेगा। रूट में x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x, हमने इसको रूट x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x से मल्टीप्लाई, रूट x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x से डिवाइड, रैशनलाइज कर दिया। तो ऊपर आपके पास आ गया x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x स्क्वायर और नीचे आपके पास x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x, कैंसिल आउट हो गया। तो ये आ गया log 1 माइनस log ऑफ x प्लस रूट में x स्क्वायर प्लस 1। अच्छा log 1 हो गया 0, तो f ऑफ माइनस x आपको चल गया, ये फंक्शन दोबारा fx बन गया, तो f ऑफ माइनस x आपके पास माइनस fx आ गया। इसका मतलब ये फंक्शन बन गया ऑड, और ऑड फंक्शन
फंक्शन का माइनस ए टू ए में इंटीग्रेशन कितनी होती है 0, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 0। ओके स्टूडेंट्स, सबको समझ आ गया होगा कुछ नहीं वाला। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कर लेते हैं इसके बाद। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास है 0 to 2a fx dx, 0 to 2a fx dx 2 times 0 to a fx dx if f of 2a minus x is equal to fx। अगर f of 2a minus x equal to fx आ जाए तो 2 times 0 to a होता है, और 0 आती है if f of 2a minus x equal to minus fx। So this is your property which is very important for you। अब देखिए ये प्रॉपर्टी ये सिखाते हैं कि हमारे पास जो भी ये लिमिट है 0 से लेकर 2a के बीच में लिमिट है, वो 2a की लिमिट हाफ हो जाती है, जो भी यहाँ पे होगा उसका हाफ हो जाएगा। कब? if f of 2a minus x equal to fx आ जाए, मतलब ये जो लिमिट 2a है, अगर आप फंक्शन एफर्ट करो, रिप्लेस करो x की जगह 2a minus x, तो फंक्शन सेम आ जाएगा, तो 2 टाइम हो जाएगी। अगर माइनस ऑफ आ जाए तो आपका 0 हो जाएगी। तो ये आपकी प्रॉपर्टी होगी। इस प्रॉपर्टी पे हम क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए जैसे आपके पास I is equal to 0 to 2 pi cos of 5x dx, ये क्वेश्चन है सपोज आपके पास। आपने पहले x की जगह रिप्लेस किया, पहले आप देखिए कि यहां पे मैंने fx मान लिया cos की बात 5x। अगर हम x की जगह 2 pi माइनस x को रिप्लेस करें, cos of 2 pi माइनस x cos x ही हो जाएगा। तो दोबारा ये फंक्शन सेम बन गया, दोबारा फंक्शन सेम बनने का अगर 2 टाइम हो जाएगा, तो 2 टाइम 0 to pi, मतलब आपका जो ये फंक्शन है उसमें लिमिट, आपका लिमिट हाफ होगी। फिर अगर मुझे पाई से रिप्लेस करें, अगर मैं यहाँ पे पाई माइनस एक्स करूँ, cos of 5 पाई माइनस एक्स, अच्छा cos पाई माइनस एक्स माइनस cos एक्स होता है, इसकी पावर भी ऑड है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस cos 5x। इट मीन्स ये माइनस एफ एक्स आ गया। अरे माइनस आने का मतलब है कि अब अगर सेकंड में लेके चलोगे तो माइनस आ गया बाहर, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा फिर ये 0। तो फाइनली 2 into 0 आपका आंसर आ जाएगा इसमें 0। ऐसे इसमें 2 टाइम हमने यही रिजल्ट यूज किया, तो फाइनली इसका आंसर क्या बन रहा है आपके पास 0। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देख लेते हैं इस पे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन समझ लीजिए, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट समझ लीजिए। इसको ऐसे रिजल्ट आपने कंपटीशन के हिसाब से याद करना है। 0 to π/2 log of sin x को चाहे 0 to π/2 साइन की जगह cos, वो तो सेम मिल जाता है, x की जगह π/2 माइनस एक्स को रिप्लेस करो तो वहां पे cos ही बन सकता है। तो इसका आंसर आता है माइनस π/2 log 2। इसको बेटा आप एज अ रिजल्ट याद रख लेंगे, हम इसको प्रूव करा देते हैं, तो क्वेश्चन की तरह एग्जाम में आया हुआ है, और एज अ रिजल्ट भी हम इसको याद रखेंगे, बिकॉज ये कुछ क्वेश्चन में एज अ रिजल्ट यूज होता है। तो आपको ये समझ आना चाहिए कि एज अ रिजल्ट ये कैसे आपके पास आएगा। पहले हम आई मान लेते हैं 0 to π/2 को log of sin x dx। ओके, फिर इसको हमने कंडीशन नंबर 1 मान लिया, x की जगह मैंने π/2 माइनस x को रिप्लेस किया, तो ये आ जाएगा log of cos x dx, इसे कंडीशन नंबर 2। फिर एडिंग 1 and 2 करेंगे आप, तो आ जाएगा 2i 0 to π/2 log sin x dx, और 0 to π/2 log cos x dx। तो ये 0 to π/2 आपने फाइनली कॉमन ले लिया। log a प्लस log b क्या होता है, log a इंटू log b, ये बन गया आपके पास, ये 2i तो चलेगा। अब जब भी sin x और cos x आपके सामने पड़ा होगा, दिमाग में sin 2x वाला फॉर्मूला आपके आना चाहिए, तो उसके लिए आपने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड कर दिया ऐसे, तो क्या बन जाएगा ये 2i 0 to π/2 log of sin 2x dx, और 0 to π/2
ये अपॉन में है तो माइनस में चले जाएगा यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, ये log 2 dx आ जाएगा आपके पास। अच्छा इसके लिए देखिए, वो तो मैं इसको कर इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले हम। यहां पे मैं अगर 2x को t मानूं, है ना, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, dx की वैल्यू क्या आ जाएगी dt/2। उसके बाद हमने जब लिमिट के हमारे पास हमने यहाँ वेरिएबल चेंज किए तो लिमिट भी चेंज होगी। इफ x इक्वल टू 0 तो t भी 0 आ जाएगा। इफ x आपके पास π/2 है तो t आ जाएगा पाई। तो नेक्स्ट ये वाला फंक्शन ओनली 0 to π log sin t dt बन जाएगा, और ये हाफ भी नीचे चल रहा है हमारे पास, ये बन गया। ये डिक्टो सेम है, ओनली हम इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा अब यहाँ देखिए, अगर आपके पास यहाँ पे हमने जो 2a वाली प्रॉपर्टी की थी उस प्रॉपर्टी के हिसाब से log ऑफ sin π माइनस टी, sin π माइनस टी जो sin t के इक्वल होता है, मतलब यही फंक्शन सेम रिपीट होगा। मतलब इस हिसाब से मैं 2 आगे लिख के अपर लिमिट को हाफ कर सकता हूं यूजिंग द प्रीवियस प्रॉपर्टी के हिसाब से। तो ये कैसे आउट हो जाएगा हमारे पास, ओके। तो आपका देख लीजिए, हमने जो प्रॉपर्टी की थी हमने उस प्रॉपर्टी का इसमें यूज किया, तो आपके पास ये आ जाएगा 2i। अच्छा नोटिस करो तो ये अगेन क्वेश्चन ही बन गया, मतलब ये i आ गया, और ये जो ये टर्म है ये टर्म लिख लेते हैं 0 to π/2 log 2 dx, ऐसे बन गया। ये माइनस हो गया, ये i आ गया, माइनस log 2 बाहर ले लिया, 1 का इंटीग्रेशन x अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो ये आ गया माइनस π/2 log 2। दैट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन, ओके। तो चाहे यहाँ पे साइन हो चाहे यहाँ पे कॉस है, तो उसका आंसर होता है माइनस π/2 log 2। ओके स्टूडेंट्स, सबको समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देख लेते हैं आपके पास। नेक्स्ट आपके पास इस पे अगर ये 0 to π/2 सपोज log tan x हो, तो आपको समझ आ गया होगा इसका आंसर क्या आएगा, बताओ 0। बड़ी क्लियर सी बात है, डायरेक्ट ही है, क्योंकि आप देखिए कि इसमें tan को आप लिख सकते हो sin अपॉन cos। तो अगर मैं देखूं कि मैं इसको ब्रेक करूं तो 0 to π/2 log sin x dx, और ये 0 to π/2 log cos x dx। वैसे दोनों तो इक्वल होते हैं, बीच में माइनस है, कैंसिल आउट हो गया, 0 आ जाएगा। इसका मतलब log tan x 0 to π/2, इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 0। ओके स्टूडेंट्स, तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन को आप सोच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, 0 to 2π x sin 2nx cos 2nx dx। ये हमारा प्रीवियस ईयर आईआईटी क्वेश्चन में आया हुआ है ये, ओके। देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे करेंगे। पहले हम x की जगह आप 2π माइनस x को रिप्लेस कर सकते हो पहले, तो यहां पे आ जाएगा 2π माइनस x, ये sin 2n। अच्छा sin 2π माइनस x एक्चुअली वो sin x ही होता है, नीचे भी sin x ही आ जाएगा, और cos भी 2π माइनस x को cos x ही होता है, तो यहां भी cos 2nx आ जाएगा। इसको आप ब्रेक कर सकते हो 2π के साथ में sin 2nx, और दूसरा x के साथ में हमारे पास sin 2nx, बाकी नीचे डिक्टो सेम, ओके। अच्छा ये देखिए, ये दोबारा क्वेश्चन बन गया, मतलब ये तो अगेन i बन गया, i जब आके 2i बन जाएगा तो यहां तो ये 2i आ जाएगा, ओके। और यहां पे 2π आपने बाहर निकाल दिया, 0 to 2π, ये बन गया sin 2nx cos 2nx dx। ये आपका क्वेश्चन बन गया, ओके स्टूडेंट्स। इसके बाद देखिए यहां पे 2π का
यहाँ पे आप अगर उस प्रॉपर्टी के हिसाब से चलें, लिमिट को हाफ करने वाले, तो एक बार अगर मैं 0 टू x की जगह अगर 2 पाई पुट करूंगा, तो 2 पाई पुट करने पे हमारे पास x की जगह 2 पाई माइनस x को रिप्लेस करूंगा, तो यहाँ पे फंक्शन सेम आ रहा है। इसका मतलब आप 2 को आगे लिख के ये 0 टू पाई कर सकते हैं, साइन 2nx, और नीचे भी डिट्टो सेम यूजिंग द प्रीवियस प्रॉपर्टी, ये आ सकता है। उसके बाद देखिए दोबारा अगर हम यहाँ पे 2 पाई माइनस एक्स को रिप्लेस करें, दोबारा यहाँ पे x की जगह पाई माइनस एक्स को रिप्लेस करते हैं, तो अगेन प्रॉपर्टी के हिसाब से हाफ हो सकता है, तो मतलब फिर 2 आगे आ सकता है हमारे पास, और 0 टू पाई बाई 2 हो सकता है हमारे पास। ओके, 0 टू पाई बाई 2 हो सकता है आपके पास। तो फाइनली ये कितना बन गया हमारे पास, ये आ गया 8 पाई। अच्छा ये रह गया इसकी वैल्यू क्या होती है, और ये राइट साइड में क्या है हमारे पास 2i, और ये 8 पाई हो गया। और ये बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है, आपको पता है कि इसका रिजल्ट आता है पाई बाई 4, है ना। तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास, 2i इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, i इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर, दैट इज योर, एक मिनट यहाँ पे आ गया हमारे पास 4 और 2 पाई तो ऑलरेडी था हमारे पास, और इधर भी 2 पाई 2i था। तो एक बार तो पहले हमने 8 2 बाहर निकाला, ये वाला है ना, 4 पाई हो गया, फिर हमने 2 निकाला 8 पाई। 8 पाई के बाद ये एक्चुअली ये 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा पाई स्क्वायर, आपका आंसर आएगा पाई स्क्वायर। इसको कंफ्यूजन है तो इसको हम देख लेते हैं कि ये कैसे पाई बाई 4 आता है, एक बार इसकी डिस्कशन कर लेते हैं। अगर हमें ये इसमें कंफ्यूजन है तो, कि अगर एक बार अगर i से 0 से पाई बाई 2 हो, साइन 2nx cos 2nx dx, इसको कंडीशन नंबर 1 माने। इसकी देख लेते हैं वैल्यू पाई बाई 4 कैसे आई है, एक बार जस्टिफाई देख लेते हैं कैसे बनती है। अगर हम x की जगह पाई बाई 2 माइनस एक्स को रिप्लेस करें, तो ऊपर साइन की जगह cos आ जाएगा, और नीचे इस साइन की जगह cos आ गया, और यहाँ पे cos की जगह साइन आ गया, ये dx कंडीशन नंबर 2। एडिंग 1 एंड 2 करेंगे तो 2i, दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ जाएगा, साइन 2nx cos 2nx, न्यूमरेटर में भी साइन 2nx cos 2nx आ गया, dx से कैंसिल आउट हो गया तो 1 आ गया। 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, पाई बाई 2, तो ये हो गया पाई बाई 2, आंसर आपका i का आ गया पाई बाई 4। सो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया तो पाई बाई 4। ओके, तो ये हमारा इस हिसाब से इस क्वेश्चन को आप यहाँ पे सोच सकते हो। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रॉपर्टी आपके पास। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास है, अगर a टू b fx dx हो, a टू b, देन आपके पास वो a टू b f ऑफ x की जगह आपके पास क्या आता है, b प्लस a माइनस x dx। मतलब अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड कर दो और x की जगह a प्लस b माइनस x को रिप्लेस करो, तो वही सेम आंसर आता है आपके पास। ओके, और इसमें ही एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अगर a टू b fx dx, जैसे यहाँ पे a टू b fx dx था हमारे पास, अगर आपके पास फंक्शन लाइक ऐसे हो fx f of x f of a प्लस b माइनस x dx, तो ये आ जाएगा हमारे पास, इसका आंसर आ जाएगा b माइनस a बाई 2, b माइनस a बाई 2। ओके, देख लेते हैं कैसे। अगर मैं इसको i मान लूं, जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको हम i मान लें, फर्स्ट कंडीशन। फिर मैं अगर x की जगह सिंपली रिप्लेस करूं इस प्रॉपर्टी के हिसाब से a प्लस बी माइनस एक्स, आपको क्लियर दिख रहा होगा यार, ये तो डिनोमिनेटर पे तो सेम आ जाएगा, तो इस x की जगह अगर मैं a प्लस बी माइनस एक्स को रिप्लेस करूं तो ये आ जाएगा, यहाँ पे x के रिप्लेस करूं a प्लस बी माइनस एक्स तो ये आ जाएगा। तो ये बन गया हमारे पास, हमने इस प्रॉपर्टी का यूज करके सेकंड स्टेप ये लिख दिया।
हम इसको प्रूव कर रहे हैं, देख रहे हैं कैसे बन रहा है। पहले हमने इसकी लेफ्ट साइड को लेकर फर्स्ट कंडीशन माना, फिर हमने ये प्रॉपर्टी यूज की, तो ये स्टेप आ गया। इसके बाद एडिंग 1 और 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 2i और ये आ जाएगा 0a to b। और अब आप देखिए कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है और न्यूमरेटर में वो कैंसिल आउट हो रहा है। ये कुछ डिनोमिनेटर में आ गया, ये न्यूमरेटर में आ जाएगा। ये 1 की इंटीग्रेशन आ गई x, और एक बार आप अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करोगे तो ये आ जाएगा b माइनस a बाई 2। तो i की वैल्यू आ गई आपके पास b माइनस a बाई 2। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। ओके, मतलब अगर इसकी एग्जांपल ले लेते हैं सिंपल सी, आप कैसे करोगे, जैसे मान लीजिए 2 और 3 है यहाँ पे, और यहाँ पे f ऑफ x है, और यहाँ पे f ऑफ x है, और यहाँ पे f ऑफ 5 माइनस x होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3 माइनस 2 बाई 2, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाई 2। तो इसका आंसर आ गया 1 बाई 2। तो ये फायदा हुआ इस क्वेश्चन का, आप इस हिसाब से इस क्वेश्चन को सोच सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, z को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। आपको i की वैल्यू दी है पाई बाई 6 से लेके पाई बाई 3 के बीच में 1 प्लस 1 बाय रूट में tan x dx। ये आपका सपोज क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें हमने पहले रूट ऑफ tan x को लिख लिया साइन अपॉन कॉस, तो ये आ जाएगा रूट में साइन x, नीचे रूट में कॉस x dx। एलसीएम लेके आपके पास ये क्या बन जाएगा देख लेते हैं। ऊपर चलेगा cos x, नीचे यहाँ पे cos x, और यहाँ पे रूट में sin x। अब यहाँ पे आप x की जगह इसको कंडीशन नंबर 1 मान लीजिए, x की जगह रिप्लेस कीजिए a प्लस b माइनस x प्रॉपर्टी के हिसाब से। मतलब x की जगह आपको पाई बाई 2 माइनस x को रिप्लेस करना है इसमें, क्योंकि दोनों को ऐड करके 60 30 90 होता है हमारे पास। तो यहाँ पे आपने रिप्लेस किया तो क्या आ जाएगा पाई बाई 6 और ये पाई बाई 3। जब पाई बाई 2 माइनस एक्स रिप्लेस करोगे तो इस कॉस की जगह तो आ जाएगा साइन एक्स, और यहाँ पे कॉस की जगह साइन एक्स, और साइन की जगह आ जाएगा कॉस एक्स, और साथ में dx की कंडीशन नंबर 2। एडिंग 1 और 2 करेंगे तो ये 2i, और ये पाई बाई 6 से लेके पाई बाई 3, ऊपर आ गया साइन प्लस कॉस, नीचे भी साइन प्लस कॉस, साथ में dx। ये कैंसिल आउट हो गए, 1 आ गया। 1 की इंटीग्रेशन हम x करेंगे, फिर हमारे पास अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आ गया हमारे पास पाई बाई 3 से पाई बाई 6 के बीच में, तो 2 आए, ये पाई बाई 3 आ जाएगा, हमारे पाई बाई 6 आ जाएगा, i की वैल्यू आ गई पाई बाई 12। ओके, सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज पाई बाई 12। इस हिसाब से ये क्वेश्चन को आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सबको एक कंसेप्ट समझ आ गया होगा यहाँ तक का। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा यहाँ पे, अगर आपके पास कोई फंक्शन f(x) अगर कोई पीरियोडिक फंक्शन है विद पीरियड कैपिटल T, अगर फंक्शन का पीरियड आपके पास कैपिटल T है, देन कुछ वो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। वो प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या है, 0 to nt f(x) dx is equal to n times 0 to t f(x) dx, where n belong to integer
एंड x बिलोंग टू रियल नंबर। ओके, ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। यहाँ पे जो फंक्शन है वो पीरियोडिक है। ओके, और इसका पीरियड क्या है, यहाँ पे हमने इसका पीरियड को t सपोज किया है, t माना है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास ये है कि n आगे आ जाएगा, n कोई भी आपके पास अगर इंटीजर होगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बेस पे हम क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है आपके पास a प्लस nt fx dx। यहां से ऐसे समझते हैं कि a कैंसिल हो गया और ये आपके पास n टाइम 0 टू t fx dx आ जाएगा आपके पास। ओके, या थर्ड प्रॉपर्टी इज सपोज नीचे आपके पास mt और ये nt fx dx है हमारे पास यहाँ पे, मतलब नीचे m n यहाँ पे कोई भी दो इंटीजर है, तो इसका आंसर आएगा n माइनस m और साथ में 0 टू t fx dx where m and n belong to integer। ओके, एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास है nt और साथ में a प्लस nt fx dx। तो उसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ये समझ लीजिए कि यहाँ पे nt कैंसिल हो गया, 0 टू a fx dx ये आपके पास आ जाएगा। एंड लास्ट वन इज, अगर आपके पास बेस में a प्लस nt और अपर लिमिट आपके पास b प्लस nt है, fx dx है, तो हमारे पास यहाँ पे nt यहाँ पे दोनों में सेम आ रहा है, वो कैंसिल आउट हो गई, ये हमारे पास a टू b fx dx आ सकता है, where n belong to any integer and a and b belong to any real number। कोई भी रियल नंबर हमारे पास a और b हो सकते हैं। ओके, दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन द फंक्शन इज पीरियोडिक। जब फंक्शन पीरियोडिक है तो वो फंक्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अब इस प्रॉपर्टीज में हम कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे हमारे पास हमें आंसर निकालना है 0 टू 100 पाई रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2x dx। ये आपका फंक्शन दिया हुआ है। ओके, इसको देख लेते हैं। 0 टू 100 पाई आ जाएगा, 1 माइनस कॉस 2x क्या होता है हमारे पास, 2 साइन स्क्वायर x dx हाफ एंगल फॉर्मूला से हम रूट 2 बाहर निकालेंगे, 0 से लेके 100 पाई आ जाएगा, ये आ जाएगा मॉड में sin x dx। अब आप देखिए कि आपको पता है कि मॉड और sin x का पीरियड क्या होता है, वो होता है हमारे पास पाई। तो इसमें अगर हम पीरियड देखें तो अगर फर्स्ट प्रॉपर्टी के हिसाब से nt, तो इसमें n इसमें 100 आ रहा है, जो पीरियड तो पाई आ गया, t साथ में है, इसका मतलब रिजल्ट क्या होता है कि वो n आप आगे ले आते तो 100 आगे आ जाएगा और ये 0 टू पाई sin x dx आपके पास आ जाएगा। अच्छा, sin x की इंटीग्रेशन ये हो गया अपने पास 100 रूट 2 और sin x की इंटीग्रेशन होती है माइनस cos x, फिर आप अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों पुट करोगे, ये माइनस बाहर आ गया आपके पास। ठीक है, तो यहां पे एक बार cos पाई हो गया हमारे पास -1 एंड cos 0 इज 1, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 200 रूट 2, ये हमारा 200 रूट 2। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, सबको समझ आ गया फंडा क्या है यहाँ पे इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, आपका अगर 0 से 200 e की पावर में x प्लस बॉक्स x ऐसे है हमारे पास, x माइनस बॉक्स x। अगर देखा जाए यहाँ पे हमारे पास x माइनस बॉक्स x का एक्चुअली मतलब होता है कि वो फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन है। आपको बताया हुआ जो फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन है उसका जो पीरियड होता है, वो पीरियड क्या होता है हमारे पास 1, इसका पीरियड 1 होता है हमारे पास। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 200 into 1 आ जाएगा, क्योंकि nt आता है। तो उस रिजल्ट से हमारे पास कि n आ गया तो उस हिसाब से 200 आ जाएगा। यहाँ पे 0 to 1 e की पावर x माइनस बॉक्स x dx। अब 0 से 1 के बीच में बॉक्स x की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, अगर हम 0 से 1 में कुछ भी पुट करेंगे तो बॉक्स x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, डेफिनेटली 0 ही आ जाएगी। तो ये 200 आगे आ जाएगा और ये ex बचेगा। ex की इंटीग्रेशन होती है ex 0 से लेके 1, एक बार आप अपर लिमिट पुट करो तो e आएगी और एक बार लोअर लिमिट पुट करने पे 1 आ जाएगा।
तो आंसर आएगा 200 टाइम्स e माइनस 1। तो ये आपका इसका आंसर बन गया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये पीरियोडिक फंक्शन होगा। तो पीरियोडिक फंक्शन में हमारे पास इंटीग्रेशन करना आसान है। n आगे ले आइए, फिर क्वेश्चन आपका इजी हो जाता है सॉल्व करना। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास एक लिबनिट्ज रूल होता है। लिबनिट्ज रूल हम कब लगाते हैं? जब हमें फंक्शन में डिफरेंशिएट करना होता है। डिफरेंशिएट ऑफ इंटीग्रेटिंग फंक्शन। अगर आपके पास मान लो एक फंक्शन इंटीग्रेशन में है, ओके, ये अपर लिमिट यहाँ पे कोई t है, dt ले लेते हैं, यहाँ पे x, यहाँ पे एक फंक्शन ले लेते हैं हम gx, यहाँ पे ले लेते हैं कोई हम hx, ऐसे फंक्शन दिया हुआ है वन वेरिएबल में। मतलब लिबनिट्ज रूल यहाँ पे किस हिसाब से अप्लाई हो रहा है कि हमारे पास हम डिफरेंशिएट ऑफ इंटीग्रेटिंग फंक्शन कर रहे हैं। मतलब इंटीग्रेशन में एक फंक्शन लिखा हुआ है, उसका हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो उसका रूल क्या होता है हमारे पास कि एक बार आप अपर लिमिट को t की जगह में पुट कीजिए, फिर साथ में अपर लिमिट का डिफरेंशिएट माइनस लोअर लिमिट को आप t की जगह में पुट कीजिए और साथ में लोअर लिमिट का डिफरेंशिएट। ये हमारा लिबनिट्ज रूल होता है। इस रूल के हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि अप्लाई कैसे करेंगे इसको। लिबनिट्ज रूल में इंटीग्रेशन में क्वेश्चन बन सकते हैं और लिमिट्स बेसिस पे क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए कैसे। मान लो क्वेश्चन में क्या होगा, लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी, लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी 0 टू 2x t e की पावर t स्क्वायर dt, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है e की पावर 4x स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन है। अब आप देखिए कि इसका आंसर क्या बनेगा। x टेंड टू आपके पास यहाँ पे इंफिनिटी है और e की पावर 4x स्क्वायर और t e की पावर t स्क्वायर। अब अगर मैं यहाँ पे इंफिनिटी पुट करता हूँ तो एक्चुअली जब इंफिनिटी पुट करने पे इंफिनिटी हो जाएगा और ये हमारे पास इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म बन गई। तो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी का मतलब ये इंडिटरमिनेट फॉर्म बन गई। तो आप अगर इस क्वेश्चन में इसमें लिमिट निकालने के लिए एल हॉपिटल रूल यूज करते हैं, ऊपर नीचे डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो यूजिंग एल हॉपिटल रूल, एल हॉपिटल रूल आप डिफरेंशिएट करोगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का। तो लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी। अब लिमिट डिफरेंशिएट कैसे करोगे? एक बार 2x आप t की जगह पे, तो ये आ गया 2x e की पावर 2x का होल स्क्वायर, t की जगह पे 2x, और फिर 2x का डिफरेंशिएट आ जाएगा 2। फिर एक बार लोअर लिमिट पुट किया, लोअर लिमिट फिर लोअर लिमिट का डिफरेंशिएट तो 0 बन जाएगा हमारे पास। और नीचे e की पावर 4x स्क्वायर है तो उसका डिफरेंशिएट आएगा e की पावर 4x स्क्वायर इनटू 8x। ये हमारा डिफरेंशिएट आ जाएगा। अब ये 4 8 से कैंसिल हो गया तो ये आ जाएगा, और x x से कैंसिल हो जाएगा तो आपका आ जाएगा ये तो 1/2 आ गया। ओके, लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी, और न्यूमरेटर में हमारे पास e की पावर 4x स्क्वायर और नीचे e की पावर 4x स्क्वायर सेम आ गया। ओके, तो आप देखिए कैंसिल आउट हो गया, हमारा आंसर आ गया हाफ। देखिए इसमें हम आंसर निकालने के लिए हमने यहाँ पे एल हॉपिटल रूल लगाया और जिसमें लिबनिट्ज रूल आपका अप्लाई हो रहा है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, सबको समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन के लिबनिट्ज रूल को हमने अप्लाई कैसे करना है क्वेश्चंस करने के लिए। नेक्स्ट आपके पास देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। एक ये समीशन वाली टाइप है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 1/n+1, 1/n+2 2 so on 1/2n। ये हमें एक क्वेश्चन दे रखा होगा, इसमें समझिए कि हम इसमें कैसे करेंगे। समीशन वाले क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, तो इसके कुछ हमारे पास स्पेशल स्टेप्स हैं यहाँ पे, देखते हैं पहले कैसे। पहले आप इसको यहाँ पे क्या कीजिए, देख लीजिए ये सीक्वेंस में लीजिए, सीक्वेंस कैसे बन रहा है। यहाँ पे n+1 n+2 लास्ट में 2n का मतलब n+n, ये फॉर्म बन गई। अब इसको हम समीशन वाली फॉर्म में लिख लेते हैं, लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी। ठीक है, क्वेश्चन करते करते हम फॉर्म भी डिस्कस कर लेंगे, फॉर्म भर कैसे लिया हमारे पास। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे n तक वेरी हो रहा है, तो हमने अगर 1/n+r मान लो इसको, तो
आर वेरी कैसे हो रहा है 1 से लेके n के बीच में, है ना, क्योंकि 1 से लेके n तक आर वेरी हो रहा है। ये समीशन वाली फॉर्म है। उसके बाद आपने यहां से n कॉमन ले लेना है। जब आप n कॉमन लोगे तो बाहर आ जाएगा 1/n और ये समीशन 1 से लेके n तक और ये 1/1 प्लस r/n। ओके, अब देखिए हमेशा आप इस वाली फॉर्म में याद रखिए कि ऐसी वाली फॉर्म में हमेशा पहली बात तो समीशन की फॉर्म में सीक्वेंस होता है, n टेंड टू इंफिनिटी हमेशा होगा आपके पास, और जो समीशन होता है वो समीशन आपके पास जहां पे समीशन है, समीशन इंटीग्रेशन में चेंज हो जाएगा, समीशन को इंटीग्रेशन में चेंज कर दिया। r/n की जगह आप हमेशा x पुट कर दोगे, तो ये आ गया 1/1 प्लस x। ओके, 1/n की जगह आप dx लगा दोगे, तो 1/x की जगह आप dx लगा दोगे। और जो लिमिट होती है, लिमिट को आप यहाँ पे जो लिमिट है हमारे पास, और लिमिट के बेस पे आप इसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट लिखोगे। कैसे देखिए, अगर मैं यहाँ पे r की जगह 1 पुट करूं तो 1/n आ जाएगा, और n टेंड टू इंफिनिटी है तो 1/n n टेंड टू इंफिनिटी 1/∞ 0 आ जाएगा। और अपर लिमिट अगर मैं n पुट करूंगा तो n/n कैंसिल आउट होकर 1 आ गया, तो ये आ गया 1/1 प्लस x dx। तो ये हमारा बन गया फॉर्म। तो अब देखिए ये कुछ सब्स्टिट्यूशन है जो आपने इस फॉर्म में करना है। मतलब हमेशा याद रखिए कि पहले क्वेश्चन को आप समीशन की फॉर्म में चेंज करेंगे। ओके, n टेंड टू इंफिनिटी आपके पास होगा, समीशन की जगह इंटीग्रेशन आ जाएगा। हमेशा आपने r/n बनाना है, r/n जब भी हम x की जगह r/n को हम x मान लेंगे, 1/n को हम dx लिख देंगे, समीशन की जगह इंटीग्रेशन में चेंज कर देंगे। हमारे पास लिमिट एज ए सम कंसेप्ट आ गया यहाँ पे, कि समीशन जो होता है हमारे पास यहाँ पे इंटीग्रेशन में चेंज हो जाता है। और आपके पास जो लोअर लिमिट इनकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट होती है समीशन की, ये आपके पास इंटीग्रेशन की लोअर लिमिट और अपर लिमिट आपको बताती है। ओके, इतना काम आप करने के बाद ये क्वेश्चन हमारे पास इंटीग्रेशन में चेंज हो गया। अब इसका आंसर निकाल लीजिए। अब इसका आंसर क्या होगा, हमारे पास 1/1 प्लस x की इंटीग्रेशन क्या होती है, log 1 प्लस x। और एक बार आपने अपर लिमिट लोअर लिमिट, अपर लिमिट पुट करोगे log 2 आ जाएगा, लोअर लिमिट पुट करने पे log 1 आ जाएगा। तो आपको पता है log 1 होता है 0, तो आपका आंसर आ गया log 2। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, सबको समझ आ गया होगा। और क्वेश्चन ले लेते हैं, इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये वाली फॉर्म आपकी इंपॉर्टेंट है। लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी n/n स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर n/n स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अप टू so on n/2n का स्क्वायर। ये आपके पास पहले देखिए लास्ट टर्म को हम देख लेते हैं कि लास्ट टर्म को हम कैसे लिखें, ताकि हमें सीक्वेंस दिख जाए कि सीक्वेंस ये फॉर्म कैसे होता है। ये फर्स्ट टर्म सेम है, सेकंड टर्म सेम, लास्ट टर्म में जो 2n स्क्वायर है उसको हमने लिख दिया n स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर, तब जो 2n स्क्वायर बनेगा आपके पास। अब आप देखिए कि हमने इस पूरे सीक्वेंस को आपके पास समीशन में चेंज कर देते हैं। तो न्यूमरेटर में n आ रहा है फिक्स है, और यहाँ पे n स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, और r वेरी कैसे कर रहा है हमारे पास 1 से लेके n, ठीक है जी, और लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी है। ओके, आपको बताया कि आपने r/n की फॉर्म बनानी है। अब r/n की फॉर्म बनाने के लिए हमारे पास हम n स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। जब n स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बाहर अगर n स्क्वायर आ गया और यहाँ पे n है, यहाँ 1/r/n का होल स्क्वायर। अब देखिए एक कैंसिल हो गया हमारे पास, और आपको बताया है कि बाहर 1/n आपने बनाना है, और यहाँ नोटिस कीजिए कि 1/n तो बन गया, यहाँ पे 1/n भी बन गया। देन आपको बताया कि आपने r/n को आपने लेट x पुट कर देना है, फिर लिमिट भी निकालते हैं हमारे पास इसके हिसाब से। r में आप 1 पुट करोगे और n टेंड टू इंफिनिटी आ जाएगा, तो आपके पास लोअर लिमिट क्या आ जाएगी हमारे पास 0। फिर r की जगह आप n पुट करोगे तो n/n 1 आ जाएगी, तो अपर लिमिट क्या आ जाएगी इसकी 1। तो आपके पास देखिए फंडा आपको बताया कि समीशन इंटीग्रेशन में चेंज हो जाता है, जो 1/n की जगह dx आ जाता है,
और r बाई n को आप पुट कर देते हो, x पुट कर देते हो 1/x², और लोअर लिमिट और अपर लिमिट आपके पास क्या है 0 और 1, 0 से 1 के बीच। तो ये आपका क्वेश्चन में क्या आ गया। अब ये इंटीग्रेशन में आ गया, अब इसका सिंपल इंटीग्रेशन लेके आप आंसर निकाल सकते हो। आपको पता है 1/1 + x² का इंटीग्रेशन क्या होता है tan इनवर्स x। एक बार आपने अपर लिमिट और लोअर लिमिट, ये आ गया tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 0। tan इनवर्स 1 कितना होता है π/4, और tan में 0 कब आता है 0 पे, तो आपका आंसर आ गया इसमें π/4। π/4 इज योर आंसर टू दिस क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, सबको समझ आ गया होगा इसका फॉर्म। अब एक कुछ नॉ ले लेते हैं इसमें, जो थोड़ा सा इसमें ट्रिकी बन जाता है, देखते हैं कैसे। लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी n फैक्टोरियल बाय 1/n और डिनोमिनेटर में n। अब ये क्वेश्चन हम कह सकते हैं कि लिमिट में भी आ सकता है और ये इंटीग्रेशन की हेल्प से होगा, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन में समझा दिया। देखिए कैसे, और इसमें देखो समीशन वाली फॉर्म भी हमको मालूम नहीं चल रही कि समीशन वाली फॉर्म है कहां पे, है ना। समीशन तो कहीं दिख नहीं रहा, तो समीशन बनेगा, जस्ट वेट कीजिए। यहाँ पे पहले हम इसको a मान लेते हैं, लेट अस सपोज। ओके, ये आ जाएगा। अब आपके पास यहाँ पे आप अप्लाई लॉग ऑन द बोथ साइड, यहाँ पे लॉग ये आ गया, यहाँ पे आ गया log n फैक्टोरियल की होल पावर 1/n और नीचे n, ऐसे आ जाएगा। अच्छा 1/n आगे आ सकता है log की हेल्प से, तो 1/n आपके पास आ गया बाहर, मतलब यहाँ पे लिख लीजिए 1/n। ये आ गया log n फैक्टोरियल बाय n। ओके, अब आप देखिए कि आप जो n यहाँ पे है, आपने जब log अप्लाई किया तो log a/log b, मतलब ये सारा आपके पास log में चल रहा है, मेन ये वाला, है ना, ये सारा आपके पास log में है। यहाँ पे अगर मैं अब देखिए, अब इसको कंप्लीट को लिखना है हमारे पास, तो यहाँ पे n की पावर, क्योंकि ये 1/n तो इसकी कंप्लीट पावर होगी। एक मिनट, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर मैं देखिए यहाँ 1/n, यहाँ पे 1 पावर है, अगर मैं इसकी n पावर ऐसे लगा दूं यहाँ पे n, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास 1/n को अगर मैं यहां से ऐसे लिख सकता हूं। अगर आपको लिख के द्वारा दिखाता हूं इस क्वेश्चन को, देखिए जब आपके पास यहाँ पे n था तो लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी था हमारे पास। ओके, अगर ये n फैक्टोरियल बाई आपके पास n की पावर n कर दिया, तो दोनों की पावर मिला के हम 1/n ऐसे लिख सकते हैं और बाहर लगा देते हैं log। अब आप देखिए कि n 1/n कैंसिल होकर हमारे पास n की पावर 1 आ जाएगी, बात बन गई हमारे पास। ये 1/n अब मैं आगे ले सकता हूं, 1/n को आगे ले लिया, ये आ गया log n फैक्टोरियल बाय n की पावर n, ये वाली फॉर्म बन गई हमारे पास। अब आप देखिए इसको मैं यहाँ पे n फैक्टोरियल को ओपन कर देते हैं, क्या आएगा हमारे पास, n फैक्टोरियल क्या होता है 1 2 3 4 अप टू n, और ये n है तो हर एक के नीचे n टाइम n है तो हम हर एक के नीचे n ऐसे लिख सकते हैं, ये बन जाएगा। अब आपको पता है यहाँ पे कि अगर मल्टीप्लाई में है तो प्लस में चले जाता है, तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, log 1/n प्लस log 2/n प्लस log 3/n प्लस log n/n, ये बन गया आपके पास। अब ये प्लस में फॉर्म बन गई समीशन वाली फॉर्म, देखिए नोटिस कीजिए समीशन वाली फॉर्म बन गई आपकी। अब इसको समीशन लिख के log यहां ऊपर 1 2 3 4 मतलब r/n, n तो नीचे फिक्स है और r चेंज कैसे हो रहा है 1 से लेके n के बीच में। फाइनली आपका क्वेश्चन क्या बन गया, log a, ओके 1/n बाहर है ही है, लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी 1/n है और log r/n। अब हमने जो बेस सीखा है वो भी अप्लाई कर देते हैं कि समीशन आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है ना, समीशन इंटीग्रेशन में चेंज, ये आ जाएगा log x, है ना, 1/n जो है उसकी जगह dx आ गया, मतलब समीशन भी r 1 से लेके n है, सेम प्रीवियस लिमिट, तो 1 से लेके n का मतलब आपके पास 0 से लेके 1 के बीच में आ जाएगा, ये log है। अच्छा आपको log x की इंटीग्रेशन याद रहेगी, log x की इंटीग्रेशन क्या होती थी,
x log x माइनस एक्स, ये आपको इंटीग्रेशन याद क्या थी, log x थी। ओके, तो ये बन जाएगा 0 से लेके 1 के बीच में, ये log a आ जाएगा, है ना। तो log a इज इक्वल टू अपर लिमिट पुट करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 log 1 0 होता है, यहाँ -1, फिर 0 पुट करने में सारा 0 हो गया। तो log a बेस e है इसके -1 के इक्वल आ गया, तो a की वैल्यू आ गई e की पावर -1 यानी 1/e। तो हमने पूरा इलैबोरेट करके आपको बता दिया कि आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आएगा 1/e। ओके स्टूडेंट्स, सबको समझ आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन कि हमने यहाँ पे कैसे निकालना है। देखिए स्टार्टिंग में जो पहले स्टेप थे उनसे हमें यहाँ पे मालूम नहीं चल रहा था कि समीशन वाली फॉर्म आएगी, पर जैसे आपने लॉग अप्लाई किया, लॉग की वजह से ही हमारे पास फैक्टोरियल को ओपन करके वो प्लस पे चेंज हो गया, तो हमारे पास समीशन वाली फॉर्म बन गई, फिर हमारा क्वेश्चन ये फिजिबल हो गया। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देख लेते हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे समीशन n टेंड टू इंफिनिटी 1/n 1/n प्लस 1 1/3n, ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे भी लिमिट चेंज होगी, इसलिए हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। अब आप देखिए कि सीक्वेंस कैसे बनता है। पहले ये लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी है, ये 1/n n प्लस 1 अप टू सो ऑन 1/n प्लस 2n, तभी तो हमारे पास 3n बनेगा वो। ओके, अभी भी एक यहाँ पे फॉर्म देखिए, यहाँ पे हमारे पास n प्लस 2n आ गया, तो आपके पास अब इसकी समीशन फॉर्म क्या होगी, यहाँ पे 1/n प्लस r, और यहाँ तो 0 था, तो r कैसे वेरी हो रहा है 0 से लेके 2n तक, और लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी तो है ही। ओके, आपको कहा हुआ है कि इस फॉर्म में आप r/n बनाते हो, तो यहाँ पे n आप कॉमन ले लोगे, 1/n आ गया, और ये आ गया 1/1 प्लस r/n, और समीशन r 0 से लेके 2n के बीच में, लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी। अब आपको पता है कि समीशन इंटीग्रेशन में चेंज हो जाएगा, r/n की जगह आप x पुट कर दोगे, 1/n की जगह dx आ जाएगा। जब r में 0 पुट करोगे तो लोअर लिमिट तो 0 आ गई, जब 2n पुट करोगे तो ये अपर लिमिट क्या आ जाएगी इसकी 2, क्योंकि जब आप यहाँ पे r/n को आप x पुट कर रहे हो, तो आपने एक बार 0 पुट किया r की जगह तो लोअर लिमिट 0 आ गई, जब 2n पुट किया r की जगह तो अपर लिमिट आ गया आपके पास 2, तो 0 से लेके 2 1/1 प्लस x आपके पास क्वेश्चन बन गया। तो इसका इंटीग्रेशन होता है log 1 प्लस x। ओके, और ये आ गया 0 से लेके 2, तो ये आ गया log 3, और ये log 1 0 होता है, तो आपका आंसर आ जाएगा log 3। सो ये टाइप रख लीजिए दिमाग में, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, आपके लिए इंपॉर्टेंट टाइप है। इसमें से क्वेश्चन आए हुए हैं, लिमिट्स फॉर्मूले में भी क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम्स में। ओके, तो आप ये सारे टाइप दिमाग में रख लीजिए, आपको आनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स,